गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं अक्षीय स्थिति में। आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कि जब कोई बिंदु है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे वो द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित हो, अर्थात जो दो आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी पर अगर कोई बिंदु स्थित हो जिस पर मान निकालना है विद्युत क्षेत्र का, तो उसको कहा जाता है अक्षीय स्थिति में। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है वह द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो या उसके मध्य बिंदु के लंबवत स्थित होता है, तब उसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में। क्या बताया मैंने? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कितना उसका वैल्यू निकलता है, ये हम निकालेंगे डेरिवेशन के द्वारा। तो सभी ध्यान से देखेंगे। मैं इसका PDF फाइल आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो वीडियो को पहले समझेंगे, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए जो वैल्यू निरक्षीय स्थिति में है उसको निकालने के लिए चित्र की रचना करनी पड़ेगी और चित्र के आधार पर हम मान निकालेंगे विद्युत क्षेत्र E का। तो मान लो एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, जो A और B क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर क्या हुआ है, बना है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से क्या हुआ है, बना है। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, O है। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, O है। और इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। अगर यदि हम आवेश Q को आगे की ओर बढ़ाएं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके बाहर की ओर होती है। जैसे मैंने पहले ही भी बताया कि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, या धन आवेश से निकलता है तो बाहर की ओर निकलता है, और ऋण आवेश में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है और या फिर ऋण आवेश की ओर प्रवेश करता है। तो धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र E+Q का मान बाहर की ओर होगा और ऋण आवेश -Q के लिए E-Q का मान क्या होगा, वो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ अगर हम परिणामी देखें या परिमाण कितना हो रहा है दोनों का कुल, तो देखेंगे कि परिणामी सदिश E इन दोनों के मध्य में होगा और ये दोनों जो है E के साथ कौन सा कोण बनाएंगे, थीटा कोण बनाएंगे। जब यहाँ PBO थीटा कोण बना रहा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये कोण भी थीटा होगा। और दोनों कोण को अगर जब हम मिलाएंगे तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इधर PAO का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों के बीच की द्विध्रुव की बीच की दूरी जानते हो आप कितना होता है, 2a होता है। तो 2a को अगर हम मध्य बिंदु से आधा आधा बांटे तो कितना हो जाएगा, OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका भी A हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। मान लो बिंदु A पर स्थित +Q आवेश, आपको मालूम है बिंदु A पर +Q आवेश है, तो A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, हम जानते हैं E कितना होता है, 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर। तो दूरी इतना कितना है आवेश से, AP, दोनों की दूरी कितनी है, AP। Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, AP की दूरी पर है। इसलिए बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, E+Q = 1/4πε0
क्यू अपान ए पी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी पर माइनस क्यू आवेश है, तो बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, अब दूरी कितना है जिस पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो बिंदु पी बी से कितनी दूरी पर है, बी पी दूरी पर है, तो वही हो जाएगा क्यू अपान बी पी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब चूंकि देखो डायग्राम में क्या दिया है, चूंकि बिंदु P द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु से r दूरी पर है, इसलिए AP और BP क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात A से P की दूरी और B से P की दूरी आपस में बराबर होगी। और E और जो धनात्मक आवेश Q है और उसका विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश Q विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से परिणाम में बराबर होंगे और दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, हमने 11th में पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज नियम बोलता है कि यदि समान परिमाण के दो आवेश किसी बिंदु पर थीटा कोण आरोपित करे, तो यहाँ समान परिमाण का दो आवेश कौन कौन सा है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, दोनों किसी बिंदु P पर कितना कोण अंकित कर रहे हैं, 2 थीटा कोण अंकित कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि समान परिमाण के दो आवेश या दो कण किसी बिंदु पर थीटा कोण आरोपित करता है तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, R = 2a cos थीटा अपान 2। ये होता है अगर दो आवेश या दो कण जिनका मान समान है और वो किसी बिंदु के साथ थीटा कोण बनाए, तब उनका मान कितना हो जाता है, R = 2a cos थीटा अपान 2। तो यहाँ हमारा जो परिणामी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, वो कितना कोण बना रहा है, वो 2 थीटा कोण बना रहा है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E = 2, A की जगह क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू cos 2 थीटा अपान 2। E क्यू क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है धनावेश के कारण। तो E = E प्लस क्यू का मान हम निकाले हैं 1/4πε0 क्यू अपान AP का स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब चित्र में हम देखते हैं, यहाँ से इक्वेशन से हमको अब मान निकालना पड़ेगा, कितना दूरी का मान निकालना पड़ेगा, AP का मान निकालना पड़ेगा, वही दूरी है, और cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फिर से चित्र में चलते हैं। समकोण त्रिभुज PAO में पाइथागोरस प्रमेय से या POA में पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AP का वर्ग धन OP का वर्ग धन OA का वर्ग, तो AP का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन OA का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OP का वैल्यू कितना है, R है, तो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल निकालें, अर्थात घात को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो ये हमारा AP का मान अर्थात बिंदु P की दूरी निकल गई, किससे, धन आवेश से या ऋण आवेश, दोनों से, क्योंकि दोनों से समान दूरी पर स्थित है। परंतु cos थीटा = इसी त्रिभुज में POA में cos थीटा = कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा OA और कर्ण कितना है AP, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है OA का वैल्यू कितना A है और AP का मान हमने निकाला √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इन दोनों के मान को हम समीकरण नंबर 3 में क्या कर देंगे, दोनों के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो क्या दिया है समीकरण नंबर हमारा 3,
2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ए पी का मान हमने निकाला। क्या निकाला? वर्गमूल आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू ए अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब जब देखेंगे इसका घात क्या है? 1 है और इसका घात क्या है? 1/2 है। और घातांक नियम से हम जानते हैं जब आधार समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है? जुड़ हो जाता है। तो इसका घात 1, इसका घात 1/2, लघुत्तम निकाल के जोड़ेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ 1/4πε0 इंटू 2qa अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का 3/2 का स्क्वायर। ये तो हमारा वैल्यू निकल गया। परंतु हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 2qa होता है, जिसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2qa के जगह हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू P अपान आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान किसमें? निरक्षीय स्थिति में। अब यदि जो विद्युत द्विध्रुव है वह जो है उसका आकार क्या हो? बहुत कम हो। किसकी तुलना में? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, अर्थात R इज ग्रेटर देन A हो या A इज लेस देन R हो, तब A स्क्वायर को हम क्या करते हैं? नगण्य मान लेते हैं या इसका मान बहुत कम ले लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 डॉट P अपान R का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये तो A का स्क्वायर का मान 0 हो गया, तब ये R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 3/2 है, तो उसी को गुणा के रूप में हमने लिखा R का घात 2 गुणित 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कट जाता है और घात में कितना बचता है? केवल 3। तो E इज इक्वल टू क्या बचा? विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान R3। यह है निरक्षीय स्थिति में मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। सदिश रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इसलिए वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट वेक्टर P अपान R का क्यूब। ये है सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब देखते हैं, यहां तक सबसे बन जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण आरोपित होता है, तो इसको देखेंगे। एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है तो लगने वाला बल, तो मान लो प्लस Q और माइनस Q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव, जो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। प्लस Q और माइनस Q आवेश से A भी एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है। एक समान विद्युत क्षेत्र E पर थीटा कोण, यहाँ थीटा कोण बनाते हुए उसको क्या कर दिया है? रख दिया गया है। ए बी से बना जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो जिनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। एक समान विद्युत क्षेत्र E पर थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इधर प्लस Q आवेश के कारण इधर कितना आवेश विद्युत क्षेत्र लगेगा? प्लस QE, और माइनस Q आवेश के कारण इधर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा? माइनस QE। उसी को बताया कि प्लस Q आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल या विद्युत क्षेत्र E के कारण Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? QE आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। बल का फार्मूला हम यहाँ से E इज इक्वल टू F अपान Q होता है, वहाँ से निकाल लिए बल F इज इक्वल टू QE। ये सबको मालूम है ना, हमने पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा है तो हम ये पढ़े थे, वहीं से ये फार्मूला निकला है। E के कारण प्लस Q पर आवेश पर बल QE।
और विद्युत क्षेत्र ई के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र पर अगर कोई वस्तु रखी है, ये ऐसा ये रखा है, ये ए और बी है, तो इधर कितना बल आरोपित हो रहा है, प्लस क्यू बल आरोपित हो रहा है, इधर माइनस क्यू बल आरोपित हो रहा है। और दोनों तरफ जब बल आरोपित हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दोनों इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे लाने का प्रयास करेगा। ऐसा है अगर तिरछा ये थीटा कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र से, जब इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है, तो दोनों जब खींचेंगे तो ये अपनी अपनी ओर खींचेंगे तो ये घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है, जिससे एक बल युग्म निर्माण होता है। इसको कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। इसलिए बल युग्म आघूर्ण इज इक्वल टू, एक सूत्र मैंने बताया था पहले, होता है बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना कितना है, प्लस क्यू ई है और माइनस क्यू, कोई भी एक बल ले लेंगे, और दोनों बलों के बीच की दूरी कितना है, लंबवत दूरी ए सी। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू ए सी, ये समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए सी बी में थीटा कोण बना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो ए सी बटा ए बी। ए सी इज इक्वल टू तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी इधर चला जाएगा, साइन थीटा के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, ए बी साइन थीटा। और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, द्विध्रुव का मान हम जानते हैं कितना होता है, 2a होता है। तो द्विध्रुव का मान ए बी का मान कितना है, 2a है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a साइन थीटा। इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई यहाँ से, और ए सी का मान 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से हम इसको अरेंज कर देते हैं, ई इंटू लगा देते हैं 2qa इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं 2qa किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे प्रदर्शित करते हैं किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ 2qa का हम मान रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। टाउ से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं, बल युग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टाउ से। तो यहाँ टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पीई साइन थीटा। यही है अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो उस पर लगने वाला बल युग्म का मान कितना होता है, पीई साइन थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो हम जानते हैं ए बी साइन थीटा का सदिश रूप होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पी ई साइन थीटा है तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यह है सदिश रूप में बल युग्म आघूर्ण का मान। ठीक है, बन जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी दूंगा, उसको आपको हल करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का मान जो हमने निकाला, उनमें जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के मान निकला उसमें क्या तुलना कर सकते हैं या क्या अलग है, या दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है। अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव है, उसके केंद्र पर बिंदु r से, उसके केंद्र से बिंदु r पर स्थित अगर कोई बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमने कितना निकाला है, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0.2p/r का क्यूब। ये हमने निकाला, सूत्र सबको मालूम है। उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में आज हमने क्या निकाला,
उसी द्विध्रुव के कारण उतनी उसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू P/r³। आज हमने निकाला, सबको मालूम है, ये सूत्र है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, या फिर अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाला उसको निरक्षीय स्थिति में जो मान निकाला, दोनों को आपस में एक दूसरे से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P/r³। ये कितना किसमें मान है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान है, और उसका भाग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान है। अब भाग करेंगे तो क्या होता है, भाग में अंश और हर अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो अंश में समान राशि हो, हर में भी समान राशि हो, तो दोनों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो अंश में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, हर में भी है, तो दोनों कट जाएगा। अंश में P/r³ है, हर में P/r³ है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो E1/E2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E2। तो इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का द्विगुना होता है। क्या निष्कर्ष निकला, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान का दुगुना होता है, अर्थात 2 गुना होता है। ये दोनों में क्या होती है, तुलना होती है, या दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का दुगुना होता है, और निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति का आधा होता है। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म पर लगने वाला जो बल आरोपित होता है उसके कारण बल युग्म का मान कितना होता है, वो निकालने के लिए जब एक विद्युत द्विध्रुव को 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या बोला गया, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब ये विद्युत क्षेत्र का मान E का मान है, में उसके सापेक्ष 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो ये किसका मान है, थीटा का मान है। 30 अंश के कोण पर रखा जाता है तो वह 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मान ज्ञात करने बोला है, परिमाण, अर्थात हमको P का मान ज्ञात करने बोला है। क्या दिया है, 10⁴ विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, और क्या दिया है, 30 अंश कोण पर, अर्थात ये थीटा का मान दिया है, और 9 × 10⁻26 न्यूटन प्रति मीटर के बल आघूर्ण अर्थात टाउ का मान दिया है 9 × 10⁻26। तो सूत्र हमारा होता है Pe sin थीटा। ये जानते हैं बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा। तो यहाँ हमें किसका मान निकालना है, P का मान निकालना है, इसलिए इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो Pe sin थीटा गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो टाउ से भाग हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपान E sin थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ अपान E sin थीटा। अब मान रख दें, टाउ का मान कितना दिया है, 9 × 10⁻26। E का मान कितना दिया है, 10⁴ गुणी थीटा का मान कितना दिया है, 30। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 9 × 10⁻26 बटे 10⁴ गुणी 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 अंश इज इक्वल टू होता है 1/2। त्रिकोणमिति में हमने इसको पढ़ा है। तो अब दोनों हर में हैं,
इसको अंश में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर का हर है तो ऊपर चला जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 9 गुणित क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 का घात धन 4 हर में है, अंश में जाएगा तो 10 का घात ऋण 4 हो जाएगा, और गुणित 10 का घात ऋण 26। अब दोनों को करेंगे 9 गुणित 2 अर्थात 9 दूनी 18 गुणित 10 का घात ऋण 30 कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान निकल जाएगा कितना, 18 गुणित 10 का घात ऋण 30 कूलाम। तो ये प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण निकालने के लिए, मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया। आप और सवाल हल करेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे कल वैद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और विद्युत फ्लक्स जो होता है, गास का नियम है, आगे हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान लगाकर पढ़िए और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको निसंदेह पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।